हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, और इसे अभिप्रेरणा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत हैं उनमें से मैस्लो का सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से इसे हायरार्किकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानव के जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति वो किस प्रकार से करता है और वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए किस पायदान पर पहुंच सकता है, किस सोपान तक जा सकता है, किस चरण तक जा सकता है, इसके संबंध में इस सिद्धांत में चर्चा की गई है। तो इस सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले जो भी हमारे मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से संबंधित जो भी वीडियो हैं सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। मैस्लो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तित्व के संदर्भ में किया था, और मैस्लो ने मनोविज्ञान में जो भी मनोविश्लेषणवादी थे और व्यवहारवादी थे तो उन्होंने उनके उस सिद्धांत का खंडन किया जिसमें ये कहते थे कि जो मानव का व्यवहार होता है वह उसकी आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादियों का कहना था और व्यवहारवादियों का यह मानना था कि मानव जो भी क्रिया करता है, जो भी व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके पीछे पीछे उसकी आंतरिक एवं बाह्य जो उद्दीपकों के प्रति उसके मन में जो भी भावनाएं आती हैं उसके प्रति वो क्रिया करता है। ठीक है, लेकिन मैस्लो का मानना था कि जो मानव की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, मानव की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो अभिप्रेरक का कार्य करती हैं, यानी कि वो किसी कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं, सॉरी, जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। ठीक है, आंतरिक शक्तियाँ जैसे कि जो भी जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव क्रिया करता है, और ये आवश्यकताएं ही उसके अभिप्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि ये आवश्यकताएं उससे कोई भी क्रिया करवाती हैं, कोई भी कार्य करवाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाता है। ठीक है, जब आवश्यकताएं बलवती हो जाती हैं, आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं तो मानव अभिप्रेरित होता है और फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के साधन जुटाता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। ठीक है, और उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रयोग करता है। जो साधन वो जुटा पाता है उनको क्या करता है, वो व्यवस्थित करता है, उन्हें क्रमबद्ध ढंग से सुनियोजित करता है और उसके पश्चात वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मानव की किसी भी क्रिया के लिए उसकी अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है, और ये अभिप्रेरणा किससे प्रेरित है, आवश्यकताओं से। ठीक है, जो आवश्यकता जितनी अधिक बलवती होगी, जितनी अधिक मतलब उसके पूरा होना जितना आवश्यक होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक अभिप्रेरित होगा उस क्रिया को करने के लिए। ठीक है, इसे अभिप्रेरणा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि इस मोटिवेशन थ्योरी का जो सोपान का जो क्रम है, ठीक है, तो उन सोपान के क्रमों का जो वर्णन है कैसे किया है मैस्लो ने, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो हायरार्किकल थ्योरी है, सोपान का जो क्रम है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से ये चलेंगे। ठीक है, जो सबसे नीचे आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता क्या है, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ये सारी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो व्यक्ति सबसे पहले इनको जुटाने का प्रयास करता है। ठीक है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है और इसके लिए वो कार्य करता है। ठीक है, जैसे भी जिस प्रकार से उस शारीरिक मानसिक अपनी समस्त शक्तियों को वो सुनियोजित करता है और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि जो शारीरिक आवश्यकताओं को उसने जुटाया है उन संसाधनों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में उन आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में ना आए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, इन आवश्यकताओं की सुरक्षा का प्रयास करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है,
संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। जब व्यक्ति भोजन, कपड़ा, मकान ये सारी चीज़ें बना लेता है, इनको जुटा लेता है, तो वो सोचता है कि अब उसे समाज में क्या मिले, प्रेम मिले, स्नेह मिले। ठीक है, लोग उससे प्रेम करें, उससे मित्रता की भावना रखें, उसके साथ सहयोग और जो भी आपसी सामंजस्य होता है उसको बना के वो रहें। ठीक है, समाज में फिर तीसरे नंबर पे आवश्यकता व्यक्ति की क्या हो जाती है, जैसे ही वो साधन जुटा लेता है, भोजन, कपड़ा, मकान और भी जो नित्य की आवश्यकता है, नित्य जीवनचर्या से संबंधित वो सारी आवश्यकताएं जब व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं, तो वो फिर क्या चाहता है कि समाज में, आस पड़ोस में लोग उसे स्नेह की दृष्टि से देखें, उससे प्रेम करें। ठीक है, और जब चौथी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वो पांचवी आवश्यकता की ओर बढ़ता है, और पांचवी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, जब ये तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति सोचता है समाज में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त हो। सम्मानित स्थान प्राप्त करने के लिए वो और अधिक प्रयास करता है, और अधिक संसाधनों का संयोजन करता है, उन्हें जुटाता है, और एक ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहता है जहाँ पर समाज उसे सम्मान की दृष्टि से देखे, उसे सम्मान प्रदान करे। ठीक है, तो ये चौथी आवश्यकता हो गई। अब जब व्यक्ति की ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, ये आवश्यकता सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, और ये सबसे निम्न आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न आवश्यकता है, इसकी पूर्ति सभी मनुष्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए अगर हम कहें कि 100% लोग इसको करते हैं, उसके पश्चात 80% लोग ये अपनी संसाधनों को जुटा पाते हैं, उनको सुरक्षित कर पाते हैं। फिर हम कह सकते हैं 70 to 60% लोग समाज में स्नेह पाना चाहते हैं, और लगभग 50% से प्लस, ठीक है, लगभग 50% प्लस यानी कि 40% से लेके 50% लोग वो क्या चाहते हैं कि समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, और बाकी लगभग 10% या 5% लोग ही समाज के ऐसे होते हैं जो कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं। यानी जैसे कि कोई ऐसे महापुरुषों के बारे में आपने सुना होगा जिनके पास समस्त संसाधन थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन समस्त संसाधनों का परित्याग कर दिया। किसके लिए? समाज के लिए। ठीक है, और जब समाज के लिए वो अपने समस्त संसाधनों का परित्याग करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, समाज के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है समाज से ही ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त हुई हैं, तो वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की ओर पहुँच जाता है। यानी कि वो सभी प्राणियों से, सभी जीवों से स्नेह करता है, प्रेम करता है, और उन समस्त प्राणियों के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास करता है, और सबकी खुशी में, सबकी भलाई में अपना भलाई समझता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हायरार्किकल थ्योरी है मैस्लो की, और उन्होंने 5 जो सोपान बताए हैं वो बताया किस प्रकार से मनुष्य वहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो इस सिद्धांत की जो पहली विशेषता है वो क्या है? मैस्लो के अनुसार आवश्यकताएं अभिप्रेरक का कार्य करती हैं। ये अभी पढ़ा है हमने कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या करती हैं? अभिप्रेरक का कार्य करती हैं, यानी किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः मनुष्य इनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील रहता है। ठीक है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाशील रहता है। दूसरा है, सोपान में दी गई प्रथम 2 आवश्यकताएं, यानी कि शारीरिक आवश्यकता और दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। ये 2 आवश्यकताएं कैसी हैं? निम्न स्तर की हैं। और जो तीसरी आवश्यकता है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बढ़ता जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व का उसके विकास होता है। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों की अपनी शारीरिक आवश्यकताएं ही पूरा नहीं कर पाते हैं, वो समाज में ना तो सम्मान प्राप्त कर पाते हैं, ना ही उनसे कोई प्रेम करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। भले ही उनमें कितनी ही प्रतिभा हो, लेकिन अगर साधन नहीं है तो वो प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या बताया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की आवश्यकताओं की ओर बढ़ेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा। और चौथा पॉइंट है वो क्या है? आत्मसिद्धि के संप्रत्यय से व्यक्ति को अपनी अंतः शक्तियों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, अंतः शक्तियाँ कौन सी होती हैं? दया, प्रेम, करुणा, सहयोग। ठीक है, ये ऐसी अंतः शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को महापुरुष यानी महामानव बनाने की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो ये अंतः शक्तियाँ कब जागृत होती हैं? जब व्यक्ति
पूर्णतः अपनी आवश्यकताओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए जो कि सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बताते हैं हमें। अब देख लेते हैं इसका शिक्षा में कहाँ पे उपयोग है, ये कैसे शिक्षा में कार्य करेगा। तो पहला जो बिंदु है वो क्या है, भिन्न भिन्न स्तर के छात्रों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः शिक्षक को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनको हम अगर उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर के छात्रों का पाठ्यक्रम अगर उनको पढ़ाएंगे, उस हिसाब से समझाने का प्रयास करेंगे या अपना पाठ्यक्रम उस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो वो छात्र समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बुद्धि का जो स्तर है, उनके जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हमें हमारे ज्ञान को उनके लेवल तक ले जाना है जहाँ तक वो समझ सकें। ठीक है, यानी कि खेल खेल में उनको सिखाने का प्रयास करना है, क्योंकि छात्र क्या होता है जो प्राथमिक अवस्था में होता है वो किसी भी चीज़ को सीखने में अपने मनोरंजन को देखता है। अगर उसे वो चीज़ें आकर्षित करती हैं, प्रिय लगती हैं, तो वो उस कार्य को करना अधिक सुगम समझता है, उसे करना सीख लेता है। और जिस चीज़ को करने में उसे कठिनाई का अनुभव होता है, जिसे सीखने में उसे थोड़ी उसे अरुचि होती है, तो उसे सिखाना उसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि भिन्न भिन्न स्तर के छात्रों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः शिक्षक को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, पाठ्यक्रम का वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। जो भी छात्रों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, तो वो सिर्फ पुस्तकीय ना हो, पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित ना हो, यानी कि वो सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही सीमित ना हो। वो ऐसा ज्ञान हो जो उसे जीवन में, समाज में उपयोग करने में सहायता करे, यानी कि वो उसका उपयोग समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास में कर सके। ठीक है, अगला बिंदु है छात्रों को पढ़ाने से पहले सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि उन्हें ये बता देना चाहिए कि इस कार्य को करने से आपके अंदर ये बदलाव आएंगे, या इस कार्य को करने के पश्चात आप इस चीज़ को सीखने के पश्चात आप ये कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि इससे छात्र क्या करेगा, उत्साहित होगा और उस कार्य को सीखने में अधिक रुचि लेगा। ठीक है, तो उसे अभिप्रेरित कर लेना चाहिए। जैसे किसी थिंकर ने कहा है कि किसी छात्र को या किसी सामने वाले को किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित कर लेना आधे युद्ध को जीत लेने के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि हम किसी छात्र को प्रेरित कर लेते हैं, अभिप्रेरित कर लेते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए, किसी विषय को सीखने के लिए, तो शिक्षक का आधा काम पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको अधिक मनोयोग को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला सीखने को तत्पर है और आप पढ़ाने को, सिखाने को तत्पर हैं। ठीक है, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है, अब सिखाना रह गया है और छात्र सीखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, तो आसानी से सीख लेगा। ठीक है, फिर है सम्मान स्वाभिमान की भावना को जागृत कर चरित्र निर्माण का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जब हम छात्रों को समाज में सम्मान पूर्वक रहना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि जो सम्मानित जन हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, किन संसाधनों को कैसे वो जुटाते हैं और किस प्रकार से समाज में सहयोग और आपसी प्रेम सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, जब इन सारी चीज़ों को हम प्रयोगात्मक ढंग से कक्षा में उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे, तो छात्र के अंदर स्वाभिमान की भावना का उदय होगा और वो देश का अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें महान जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके व्यक्तित्व को उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, उनके क्रियाओं को, उनके कार्यकलापों को, जो कि जिनका अध्ययन हम आज में वर्तमान में कर रहे हैं। तो इन समस्त चीज़ों को जब हम उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो छात्र उनसे प्रेरित होते हैं और वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैस्लो का सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।